ठीक है, पिछले वीडियो में जो है हम आपको गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ये तीनों हम बता दिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। देखिए, जब हम आपको दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बताए थे, मान लीजिए कि यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है और इसका यहाँ पे पोल होगा यानी ध्रुव होगा, यह इसका फोकस है यानी एफ है और यहाँ पे सी है। ये देखिए कि यहां से यहां का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो एफ कहते हैं यानी फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम आर कहते हैं। अब सोचिए कि जब यहां से यहां एफ हुआ और यहां ही से लेके यहां तक इसका भी संबंध पी से है, ये आर अगर हो जाता है और सब एक के रेखा पे है, ये इसी लाइन में सब नाप रहे हैं एक के में, तो इसके बीच में क्या हम लोग के अगल बगल में अगर कोई रहता है तो हम लोग के साथ उसका कुछ संबंध हो जाता है। आपके घर के बगल में अगर कोई रहेगा, पूछेगा कि क्या है, तो आप कहिएगा कौन सी, वो पड़ोसिया है। तो अब सोचिए कि जब एफ के बगल में सी है तो इसका भी संबंध एफ से कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या संबंध हो सकता है, उसी को हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा बात मानिएगा तो हम कह देंगे कि जो एफ है ना, एफ यानी आर जो है एफ का दुगुना होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एफ जो है नहीं वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आर का मान आपको बता दिया जाए कि 10 है और आपको अगर कहे कि एफ का मान कितना होगा, तो आप इस आराम से कह सकते हैं कि एफ आर का जो है एफ क्या होता है, आधा होता है यानी 5 होगा। लेकिन सोचिए कि यह बात तो हम कह दिए, तो हम जो कह रहे हैं कि आप हमारा बात मान लीजिएगा। अरे मान लीजिए, क्या होगा, नहीं मानिएगा, चलिए कोई बात नहीं, तो आप कहिएगा कि नहीं हम आपके कहने से क्यों मान लें। ठीक है, आप कुछ कह दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो आप हमको यही बात जो है सिद्ध करके बताइए। क्या करके बताइए, सिद्ध करके। ठीक है, तो हम यह कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब जब आप कह रहे हैं कि नहीं मानेंगे, तो हम यह कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि आपको सिद्ध करके हमको बताना है ताकि आप जान सकिएगा। देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं एफ जो होता है वो आर बटे 2 होता है यानी आधा होता है। और हम यहाँ पे इसको पूरा लिख देते हैं कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी आर का आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है। देखिए, यह बात हम कह रहे हैं और आप क्या बोले, आपके कहने से तो हम बात को मानेंगे नहीं, आप हमारा बात को मानिएगा नहीं जब तक कि हम आपको प्रूव्ड करके यानी सिद्ध करके ना दिखा दे। चलिए कोई बात नहीं है, जब प्रूव्ड करके जब आप लोग नहीं मानिएगा तो हम क्या करेंगे, तब मजबूरी में सिद्ध करके ही आपको दिखा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे आधा होता है। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे। ठीक है, और जो हम अभी दर्पण लेने वाले हैं वो बताइए ये कौन सा दर्पण है। हम एक दर्पण लिए, ध्यान से समझिएगा बात को, एक दर्पण ले लिए, ये दर्पण हो गया। और अगर यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यहां पे इसका हो गया पोल यानी ध्रुव हो गया। और आपको पता है कि यहां पे अगर पोल यानी ध्रुव है तो, और यहां पे इसका कर्वेचर ऑफ पॉइंट है यानी वक्रता केंद्र है। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को अगर हम मिला देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे हम एफ लेते हैं, यह आपका फोकस है। हम आपको पिछले वीडियो में फोकस निकालने के लिए सिखा दिए थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, तो फिर आपको समझ में बात आ जाएगी। देखिए, ध्यान दीजिए, यह इसका फोकस है। तो दर्पण जब हम लिए हैं तो हम यहाँ पे दर्पण का कुछ नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो दर्पण को हम मान लेते हैं कि एम और एन जो है, एम और एन यह क्या है, दर्पण है, दर्पण का नाम है। जो सब यहाँ है उस सब इधर आप लिखते जाइए एकदम आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि एम एन एक कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, दर्पण
है। चलिए एम और एन क्या है? अवतल दर्पण। अभी बताइए कि इसका ध्रुव का क्या नाम है? तो जिसका पी, जिसमें या जिसका पी ध्रुव है, ध्रुव है, और सी वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र है। ठीक है। अब एफ फोकस है, एफ फोकस है, फोकस है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एम और एन अवतल दर्पण, कितना स्टूडेंट को ये लिखने नहीं आता है, जबकि इसमें कुछ है नहीं। ध्यान से थोड़ा सा समझिए। एम और एन अवतल दर्पण है जिसका पी ध्रुव है, सी कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र है, और एफ क्या है? फोकस है। अब यहाँ पे हम एक आपतित किरण को लेके आएंगे, ध्यान समझिए। और यह आपतित किरण जो होगा कैसे होगा? अनंत से आ रहा है। हम आपको बताए थे कि अनंत से आने वाला प्रकाश का किरण जो है वो क्या होता है? समांतर होता है, प्रधान अक्ष के समांतर। अच्छा बताइए, यह जो आपतित किरण है तो इससे पड़ेगा तो आपको पता है समांतर आने वाला प्रकाश का किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है, यानी एफ से गुजरता है। तो यह जो आपतित किरण है इसका हम कुछ नाम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए है और ये क्या है? बी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां फिर लिख देते हैं ए और बी क्या है? आपतित किरण है। ए बी आपतित किरण है, आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण है, जो कि परावर्तन के बाद जो है कहां से गुजरता है? फोकस से, यानी एफ से होकर चली जाती है, चली जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम आपको बताए थे आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करने के लिए हम लोग लंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं, एगो दीवार खींच देते हैं ताकि ये दोनों आपस में झगड़ा उगड़ा नहीं करें। और इस झगड़े से बचने के लिए हम बीच में क्या दे देते हैं? एक लंब डाल देते हैं और एक दीवार दे देते हैं, जिस दीवार का क्या नाम होता है? आप कहिएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और इसको एन लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। इन दोनों को अलग कर दिए। और आपको पता है कि जब यह अलग होता है तो एक एंगल यहां बनता है और एक एंगल यहां बनता है। ऊपर वाला एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? यानी आपतित किरण के साथ बनाया गया कोण आई और परावर्तित किरण के साथ बना हुआ कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और साथ में हम लिख देते हैं सी से बी पर लंब डाला, सी से बी पर अभिलंब डाला, अभिलंब डाला। क्यों डाले अभिलंब? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या नहीं हो? झगड़ा नहीं हो, इसीलिए हम क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें जो जो हुआ है सबको यहां पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले अगर आप यह देखें तो P और F, ठीक है, P और F क्या है? P F जो है वो है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं? तो फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं छोटी f से। P और C क्या है? P C क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो और हम लोग को पता है कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं? तो कैपिटल में R से लिखते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब R से लिखते हैं। अब देखिए, ए बी और सी कौन सा कोण है? तो आपतन कोण है। कोण ए बी सी आपतन कोण, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग क्या लिखते हैं? तो आपतन कोण को लिखते हैं हम लोग कोण आई। और सी बी एफ कौन सा कोण है? तो परावर्तन कोण है। कोण सी बी एफ परावर्तन कोण है। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं? तो आर से लिखते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज हम सिर्फ लिखे हैं, कुछ अभी किए ही नहीं है। अब देखिए, अगर आप प्रूफ के तौर पे यानी प्रमाण के तौर पे एक बात लेके चलें कि प्रमाण में हम यह बात जान रहे हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं होता है? तो क्या हम यहां लिख दें कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण
सी बी एफ ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि आपतन कोण का जो वैल्यू है वो एबीसी है और परावर्तन कोण का जो वैल्यू है सी बी एफ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों ऐसा बराबर होगा, यहां लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए, तो अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन में ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सोचिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए बी जो है वो सी और पी के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। अब आप ये सोचिए, अगर यह ए बी रेखा है और यह सी और पी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पी है, यहाँ सी है, और इसको अगर कोई एगो तिर्यक रेखा ऐसे करके काटे, यहीं पे सी दे देते हैं, तिर्यक रेखा अगर इसको काटेगा तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनता है उतने यहाँ पे भी कोण बनता है, और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो उस हिसाब से, यानी उस नियम के तहत अब हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यानी ए बी और सी, यानी आई, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी और एफ के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहां देखिए, ए बी और सी, और यहां पे है क्या, एफ है, यहाँ क्या है, एफ, पी तो आगे है, एफ। तो यहां से लेके जब यहां तक का एंगल होगा तो यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। हम उसको भी लिख देते हैं। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसका, तो कोण बी सी एफ का, कोण बी सी एफ का क्यों बराबर होगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप चाहे तो इसको समीकरण 2 ले सकते हैं। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए। देखिए, इसमें भी एबीसी है और इसमें भी एबीसी है, और इस सब बराबर एबीसी, यहाँ का जो एंगल है वो बराबर था सीबीएफ का, और यहाँ जो एबीसी है यह बराबर है बीसी एफ का। और हम लोग जानते हैं इक्वेशन का नियम कहता है कि अगर किसी दो इक्वेशन का एलएचएस आपस में बराबर हो जाए या फिर आरएचएस आपस में बराबर हो जाए, तो उसका दूसरा पार्ट भी आपस में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे इसको। तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करें, क्या अब हम इन दोनों को बराबर लिख दें, एकदम लिख सकते हैं। कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का, हो गया बराबर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे देखिए, इसको हम जो बना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ है बी और यहाँ है सी, यहाँ पे है आपका एफ। अब सोचिए कि आई जो, ये तो पहले से आर के बराबर था, आई बराबर आर तो था ही, यही एंगल उठ के चला आया यहाँ, यानी ऊपर में जो बन रहा था वही उठ के चला आया यहाँ। अब सोचिए कि आई आर बराबर है, आई और आर बराबर, यहां ध्यान से समझिए, सी बी एफ, जो यहाँ आर का जो वैल्यू था वो अब किसके बराबर हो गया, बी सी एफ के बराबर हो गया। यानी यहाँ का एंगल जो है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों बराबर हो गया, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों बराबर हो गया। और आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज का दो एंगल बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। यानी उसका दोनों भुजा भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाती है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज बी एफ सी या बी सी एफ एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब तनी को ध्यान से समझिएगा, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसमें बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा बराबर होगा सी एफ बराबर हो जाएगा किसका, बी एफ का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बी एफ है वो वाला बी एफ नहीं है जो आप लोग के दिमाग में चल रहा है। ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब आपको यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब तनी को और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद तो कुछ इसमें बचेगा ही।
अगर यह दोनों त्रिभुज आपस में, दोनों भुजा इसका, इस त्रिभुज का अगर दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, तो अब देखिए कि अब आप ये सोचिए कि यह जो है दर्पण है नहीं, बहुत छोटा दर्पण है, बहुत छोटा। अब दर्पण अगर छोटा होगा, यानी उसका द्वारक अगर छोटा होगा, दर्पण का चौड़ाई बहुत कम है, अगर छोटा होगा तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए वैसे समझ में आएगा, यहां समझिए, यहां पे है कि एफ, यहाँ पे ये वो बच्चा है, इसका नाम है एफ, और यहाँ पे एक और है, उसका नाम कौन सी है, बी, और यहाँ पे एक और इसी में सटा हुआ है, वो है पी। अगर हम आपको यह पूछें, अगर हम आपको यह पूछें कि तुम हमको ई बताओ, इसका नाम बी है और इसका नाम पी है, अगर हम आपको यह पूछें कि एफ से बी का दूरी और एफ से पी का दूरी कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा, आपने कहिएगा कि कोनो बात हुआ, जब दोनों सटले हैं तो जितना दूरी एफ से बी का होगा और उतनी दूरी एफ से पी का भी होगा, एकदम होगा कि नहीं होगा, जितना दूरी एफ से बी का होगा उतनी दूरी एफ से पी का होगा। हाँ आप सही बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और दो आप दोनों उधर अगर हैं, तो दोनों अगर सट के बैठे, हम पूछेंगे कि वहां तुमसे हमारा दूरी कितना होगा और उससे पूछेंगे कितना दूरी होगा, तो आप कहिएगा जब दोनों सट के बैठे हैं तो जितना उसका होगा उतने हमारा भी होगा। उसी तरह यहाँ हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है। अब सोचिए अगर यह बहुत छोटा होगा तो बी पी से क्या होगा, निकट होगा, इसीलिए बी, अब इसका जरूरी नहीं है, इसको हटाते हैं, बी पी के बहुत निकट होगा, बहुत निकट होगा, क्या होगा, बहुत निकट होगा। अब अगर बी पी के बहुत निकट हो गया, यानी दोनों सट गया, तो इसका मतलब है कि बी एफ जो होगा, यानी बी से एफ का दूरी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी और एफ के बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं पी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो बी एफ के बराबर होगा। अगर आप चाहें तो इसको समीकरण 3 ले सकते हैं और इसको समीकरण 4 ले सकते हैं, यानी 4 ले सकते हैं, इक्वेशन 4 हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे देखिए इसका दोनों का आरएचएस क्या है, बराबर है, तो एलएचएस भी तब उस हिसाब से आपस में बराबर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम लोग किए थे। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या दिखता है इसमें कि इसका आरएचएस दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सी एफ जो है वो किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, सी एफ बराबर पी एफ होगा। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान से समझते जाइएगा खाली बात को, कि दोनों भी आपस में बराबर है। ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ सी एफ, अब समीकरण 3 और 4 से देखिए दोनों बराबर कर दिए हैं। अब सोचिए कि जब ऐसा हो गया है, अब आप आइए तनी वो यहाँ दर्पण के पास, तो दर्पण के पास जब आप आइएगा तो आप देखिएगा कि पी और सी, अब क्या हम लिख दें, क्योंकि पी सी यहां से लेके यहां तक बराबर है। अब अगर हम आपको यह लाइन ध्यान समझिए, इसको यहाँ है सी, यहाँ है एफ और यहाँ है पी। अब सोचिए कि यहां से लेके यहां तक किसका किसका भिन्न हो गया, तो आप कहिएगा पी और सी का भिन्न हो गया। तो पीसी में काय हिस्सा है, आप कहिएगा 2 हिस्सा है, एक हिस्सा है सी एफ का और दूसरा हिस्सा है किसका, पी एफ का। और अगर आप ये दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पीसी बन जाएगा। क्या हम लिख दें पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, आप कहिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पीसी जो है इसमें 2 टुकड़ा से मिलकर पीसी बना है, तो पीसी का दोनों टुकड़ा जब हम जोड़ेंगे तो फिर से पीसी तैयार हो जाएगा। अब सोचिए पीसी का मान बैठेगी, पी और सी, ध्यान देखिए पी और सी वक्र तो वक्रता कर दिया था, क्या हम इसकी जगह पे आर लिख दें, आप कहिएगा हाँ बिल्कुल लिख दीजिए। सी और एफ, ध्यान दीजिए सी और एफ जो है वो पी एफ के बराबर है, और पी एफ का जो वैल्यू है वो किसके बराबर, तो फोकस दूरी है, तो वो एफ के बराबर है। तो क्या हम सी एफ की जगह पे पी एफ ही लिख दें, जब दोनों बराबर है तो क्या दिक्कत है, कोनो दिक्कत है नहीं है। अब देखिए आर अपने जगह पे रहेगा और पी और एफ का वैल्यू छोटकी एफ के बराबर है, तो यहाँ हम छोटकी एफ लिख देते हैं। पी और एफ का वैल्यू फिर छोटकी एफ के बराबर, यहाँ भी हम छोटकी एफ लिख देते हैं। अब सोचिए कि दोनों को अगर मिला दे तो 2f हो जाएगा क्या, और यहाँ क्या है आर है,
अब अगर आप हम कहें आपको कि एफ बराबर जो हो जाएगा, दो को अगर इस साइड भेज दीजिएगा तो ये चला आएगा नीचे में बटन में, हो गया क्या। अब अगर हम आपको कहें कि एफ बराबर तब लिख देते हैं आर बटे 2, तो यही आपको क्या करना था, यही संबंध आपको दिखाना था, हो गया प्रूव्ड। अब सोचिए कि अगर हम जैसे आपको बोले तो आप अपना बात अगर मान लेते, इतना नहीं ना करना पड़ता। तनिको वो हम पे विश्वास नहीं है आप लोग को, बताइए तो ऐसा कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। हम इस बात का पूरा गारंटी देते हैं कि सबको समझ में आ ही गया होगा।